हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड कैन यू रिकॉल जो सेक्शन है इन टेक्स्ट के अंदर चैप्टर में उसके सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस हम देंगे पूरा एक्सप्लेन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल पेज नंबर 1 के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वी ऑल नो दैट जो कॉमन स्टेट्स है मैटर की वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अदर देन दीज 3 स्टेट्स हम जानते हैं कि प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है एंड हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी एक स्टेट पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम द अदर 2 स्टेट्स? Answer with reference to volume, shape, effect of temperature and pressure on these and the motion of constituent particles and interparticle forces. तो सॉलिड स्टेट्स बाकी स्टेट से कैसे डिफर करती है, कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं उनके बेसिस पे। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे डिफर करती है। सॉलिड्स में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम वॉल्यूम ऑन शेप पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इन जनरल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम चेंज होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। जो आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस थर्मल एनर्जी में पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वो शेप एंड वॉल्यूम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आप किसी सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इन जनरल वो कंप्रेसिबल नहीं होते, यू कैन नॉट कंप्रेस। लेकिन अगर हम कुछ इलास्टिक नेचर वाले सॉलिड उसके सॉलिड की बात करें तो उनमें प्रेशर अप्लाई करने पे वी कैन कंप्रेस देम और इनका इफेक्ट वेरी करता है। इसीलिए इन जनरल जब हम सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर पे बेस्ड बात करते हैं तब हम कहते हैं सॉलिड्स आर यूजुअली नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे बेस्ड। तो कैसे मोशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स में? तो सॉलिड पार्टिकल्स में भी मोशन होता है बट दैट मोशन इज नॉट ट्रांसलेटरी। दिस मोशन इज वाइब्रेटरी इन नेचर। वाइब्रेटरी का मतलब होता है कि इफ पार्टिकल्स सिचुएटेड हेयर और इसको कोई एनर्जी मिल रही है, सपोज थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो दिस पार्टिकल विल वाइब्रेट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ये इधर वाइब्रेट करेगा, इधर वाइब्रेट करेगा, अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो काइंड ऑफ ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है कि वो ऑसिलेट हो रहा है अपनी मेन पोजीशन पे। तो इस तरह का मोशन होता है सॉलिड जो स्टेट है फिजिकल स्टेट मैटर की उसमें। इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं ड्यूरिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वीक हो जाते हैं। ओरिजिनल स्टेट में वो स्ट्रांग होते हैं। तो इस पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पॉइंट दिया है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से कनेक्टेड दिया है कि सॉलिड्स पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हो जाते हैं। इसीलिए तो वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ओरिजिनल स्टेट में वो स्ट्रांग होते हैं बट आफ्टर सप्लाइंग थर्मल एनर्जी वो वीक हो जाते हैं। तो यहां पे पेज 1 का जो कैन यू रिकॉल था वो कंप्लीट होता है। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है नेचर में। एक कार्बन एटम जो है, ओके, इससे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट है क्या। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन एटम, क्योंकि टेट्रावेलेंट है कार्बन, तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स का। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट के केस में 3
इलेक्ट्रॉन्स मेक कोवलेंट बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट जो डायमंड का स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दोज लिंक कार्बन एटम्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में जो कार्बन्स कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं वो किस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो एज वी कैन सी इन द केस ऑफ डायमंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ये टिप टू टिप ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बने हैं। ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। इन केस ऑफ ग्रेफाइट देयर आर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स। आप देख रहे हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये टिप टू टिप ओवरलैपिंग से बने हैं, या हम इनको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर याद करें तो दिस टाइप ऑफ एक्सिस, ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के एक्सिस पे, ठीक है, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सिग्मा बॉन्ड एंड इसमें यस ग्रेफाइट में एक पाई बॉन्ड, 1 इज पाई बॉन्ड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट लोकलाइज्ड टू स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट में क्या सबके सब लोकलाइज्ड होते हैं। व्हाट इज लोकलाइजेशन स्टूडेंट्स? लोकलाइज्ड का मतलब होता है अपने स्पेसिफिक टेरिटरी में रहना। तो अभी इस केस में देखिए डायमंड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेसिफिक टेरिटरी में रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे फॉर्म्स सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, या हम कहें सिंगल बॉन्ड। ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं होता। देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर लोकलाइज्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मीन्स अपनी टेरिटरी से इधर उधर वो मूव करता है, एंड दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे जाते हैं। तो पेज नंबर 4 में क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनके बीच के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन होने चाहिए? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वाई दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये हमने पढ़ा है, और आपके पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार। एक बार और बता देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो एटम्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड है, इनका एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट है अपनी पूरी सीरीज में, और इनके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर देन 4 होते हैं। तो क्या कंडीशन है? नंबर 1 मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड स्मॉल इन साइज। बिकॉज ऑफ दैट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब इन केसेस में जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा प्रोमिनेंट फील करवाता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनको ड्रैग करता है अपनी तरफ। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम HF का एग्जाम्पल लें तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और यहाँ पे इसके एडजेसेंट एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, एंड दिस फ्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन दी बोथ आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे फॉर्म कर रहे हैं अब देखते हैं, क्योंकि इस फ्लोराइड आयन का जो जिस नेचर है वो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सक्यूज मी, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग करना और स्लाइटली मोर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दिस विल एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। सेम इन दिस केस ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ ड्रैग करेगा, और जो फ्लोरीन है इट विल एक्वायर स्लाइटली मोर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर स्लाइटली मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन दिस केस बोथ द केसेस ये पोलर कंपाउंड्स हैं एक्चुअली। तो ये जो पोल्स बना रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, और इसको ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये आप अमोनिया में देख सकते हैं, वाटर में देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ईज एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास थ्रू अ मटेरियल। कितने इजिली किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका जो रेंज है वो है 10⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलाउ नहीं करते हैं और उनका जो रेंज है वो है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है इन सब्सटेंस की वो इंटरमीडिएट होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के। इनकी रेंज है, दिस इज द रेंज। अब पेज नंबर 21 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरैक्शन से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं? तो अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है हाइड्रोजन का 1s1, एक हाइड्रोजन का ये है 1s1। तो दो हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस वन। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से H2 बनेगा। तो क्वेश्चन है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये ऐसे अरेंज्ड रहते हैं। जो लोअर एनर्जी होता है दिस इज दे आर शोइंग लेवल ऑफ एनर्जी। तो जो नीचे वाला होता है दिस इज लो एनर्जी ऑर्बिटल है ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। एंड दिस इज हाई एनर्जी, दिस वन इज हाई एनर्जी। इसको आपको याद होगा हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसको हम ऑर्बिटल में एस्टेरिस्क के साइन से डिनोट करते हैं। जैसे हम कैसे पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे सिग्मा 1 S1 मतलब सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 हो जाएगा, सॉरी इस केस में 2, और इसको हम पढ़ेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे स्टूडेंट्स? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड। तो किसी मेटेलिक सब्सटेंस में क्या होता है, एक मेटल होता है, वो मेटल कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर होता है उसका। तो एक तो मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन बनाता है, और बाकी जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो M+ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में एक बाइंडिंग फोर्स, कोजिव फोर्स डेवलप करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स मेटेलिक बॉन्ड में स्ट्रेंथ आती है और हम उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इन अ मेटेलिक सब्सटेंस एटम्स दैट इलेक्ट्रॉन्स लीव बिहाइंड, कैसे एटम्स होते हैं वो? M+ कैटायंस, कैरोनेल्स भी कहते हैं इनको। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू द बाइंडिंग फोर्स, इसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटल्स में मिलते हैं ये बॉन्ड्स। चलिए स्टूडेंट, अब है जो नेक्स्ट है वो है पेज नंबर 23 पे। तो पेज नंबर 23 पे ये आपका कैन यू टेल करके है सेक्शन। इसमें है क्वेश्चन कि लेट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस बी डोप्ड विद इनटू प्योर सिलिकॉन। तो इस केस में प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, मतलब प्योर सिलिकॉन है उस पर आप फॉस्फोरस ऐड कर रहे हो। तो क्वेश्चन है विल द रिजल्टिंग मटेरियल कंटेन द सेम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द ओरिजिनल प्योर सिलिकॉन। तो ओरिजिनल प्योर सिलिकॉन पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, हम यहाँ पे वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन पे कितने होते हैं? दिस इज टेट्रावेलेंट, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपने फॉस्फोरस जो कि 15th ग्रुप का है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो सिलिकॉन है 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिलिकॉन, और ये फॉस्फोरस आपने इसमें ऐड किया है जिसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो रिजल्टिंग मटेरियल होगा उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल प्योर सिलिकॉन से कितने होंगे? तो ये एक एक्स्ट्रा और आ जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस रिजल्टिंग मटेरियल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन ओरिजिनल प्योर सिलिकॉन। ये हम कहां की बात कर रहे हैं? हम ये सिलिकॉन की क्रिस्टल लेटाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटाइज सिलिकॉन का ही है, हमने फॉस्फोरस ऐड किया इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं
एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर 8 MCQs हैं। तो फर्स्ट जो MCQ है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटलिक सॉलिड्स। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो एमॉर्फस सॉलिड्स तो है नहीं, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी एंड डी ऑप्शन बचते हैं। तो सी एंड डी जो आयनिक सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो भी एक काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ए आंसर होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े हैं क्या होते हैं, जिनमें सिलिकॉन मींस जिनमें 14th ग्रुप एलिमेंट डोप्ड होता है विद 15th ग्रुप एलिमेंट। तो सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, इस केस में आर्सेनिक का एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के लिए। तो इस केस में बी ऑप्शन होगा कि ये सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, क्योंकि प्योर सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम, अब यहाँ पे गैलियम तो उल्टा हो जाएगा ना, गैलियम 13th ग्रुप में आता है, तो गैलियम भी नहीं होगा। एंड सेम वे जर्मेनियम 14th ग्रुप में आता है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इन फ्रैंकल डिफेक्ट ए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड। नहीं, ये रॉन्ग है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें इंटरस्टिशियल प्लेसेस में आयंस आ जाते हैं, मतलब उसमें मास का कोई रिडक्शन नहीं होता। बोथ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, नहीं होते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट देता है। डी होगा इसमें, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पे। In crystalline lattice formed by BCC unit cell, the void volume is। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इन क्रिस्टलाइन लेटाइस, बीसीसी है, लेटाइस कैसा है? बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। मतलब कि अगर एक ऐसा बॉक्स है, ये यूनिट सेल एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर कितना कंटेंट या कितना सब्सटेंस आता है, कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं? 68% आते हैं। तो 68% तो पार्टिकल आते हैं, उसके अलावा जो स्पेस होगा उसको हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस और वॉइड। तो उसको वॉइड कितना होगा ये पूछ रहा है ये, तो हम 68 से माइनस कर देंगे 100 को, तो 32%। सी ये आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी क्रिस्टल लेटाइस। तो स्टूडेंट बीसीसी जो क्रिस्टल लेटाइस है उसका हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले ये बताते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है। अगर ये है पार्टिकल का अरेंजमेंट, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। यहां पे बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में आप देखते हैं कि एक जो यूनिट है, यूनिट सेल, उसके कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? 8 पार्टिकल्स होते हैं। और ये बॉडी सेंटर्ड है तो मतलब बीच में भी रहेगा एक बॉडी के, तो ये बीच में है बॉडी के पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल बीच में है। तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? 8 पार्टिकल से सराउंडेड है। सेम वे आप एक एक पार्टिकल को अगर लेके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ईच पार्टिकल इज सराउंडेड विथ 8 पार्टिकल्स। कैसे? इसको देखते हैं, चलो ये वाले पार्टिकल को। तो ये जो पार्टिकल होता है, हमने पढ़ा है ना जब कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि एक पार्टिकल का यूनिट सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, इसका मतलब कि 8 में से 1 कॉन्ट्रीब्यूशन है अंदर की तरफ, 7 कॉन्ट्रीब्यूशन है बाहर की तरफ। तो एक पार्टिकल बाहर की तरफ तो 7 पार्टिकल से सराउंडेड है, और एक ये बॉडी सेंटर्ड, ये भी इसको टच कर रहा है। यहां पे तो हमने दूर दूर बनाया, लेकिन ये बड़ा सा सर्कल होता है और ये टच करते हैं एक दूसरे को। तो ये पार्टिकल बाहर कंट्रीब्यूशन कर रहा है 7 पार्टिकल से, और एक ये अंदर पार्टिकल है, तो टोटल हो गया 8। ये ऐसे याद नहीं रहता आपको, तो आप सेंटर का बीसीसी को इमेजिन करके तो इजिली याद रहेगा ना कि बॉडी बीच में है और 8 इसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस। 4 स्फीयर्स आर
क्वेश्चन है 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। कैसे 4 स्फीयर्स इन्वॉल्व होते हैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन के लिए। ये है सपोज ये, और इसके ऊपर एक और पार्टिकल ऐसे। अब ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल ऐसा बीच में ऐसा, ये वाला इसको कवर कर रहा है ऊपर से एक और पार्टिकल, तो आप ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं इस अरेंजमेंट को। तो इसमें आप कितने देख रहे हो 4 पार्टिकल्स देख रहे हो। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला ए है ना आपके इसमें दिया हुआ नंबर, तो ए करेक्ट है। सेकंड है सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर एट द एपिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो सेंटर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो सेंटर होता है वो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वॉइड के एपिसेस पे ही अरेंज रहता है। तो बिल्कुल आप ऐसा एक अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी, और उसको ओवरलैप कर जाता है। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या होगा कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड ने बनाया है यही पार्टिकल्स को उल्टा कर दो आप, यहां पे बना देती हूँ मैं दोबारा से। ये वाला है ये वाला केस, और ये पार्टिकल को उल्टा कर दो ऐसा केस। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऐसे दिखेंगे। यहां पे ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल के लिए, और इसके ऊपर एक अगर पार्टिकल इस वॉइड के ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसके उल्टा जो अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकल इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा मिलेगा आपको। तो बी भी करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज n, द नंबर ऑफ octahedral voids आर 2n। ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो नंबर ऑफ यहां हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर n होते हैं तो octahedral voids भी n होते हैं, 2n नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखो इफ नंबर ऑफ एटम्स इज, टेट्राहेड्रल वाला केस देखेंगे हम, इफ नंबर ऑफ एटम्स n होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल होते हैं। तो डी में नंबर ऑफ एटम्स हैं n/2, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 2 × n/2, मतलब n होंगे। तो करेक्ट है ये भी, इट्स नॉट रॉन्ग। सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन हाफ मोल ऑफ सब्सटेंस। कितने होंगे हाफ मोल ऑफ सब्सटेंस पे? तो हमको इसमें भी पहले हम देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होते हैं। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, तो हाफ मोल में कितने होंगे? हाफ पार्टिकल्स होंगे। नाउ वी विल कनेक्ट दिस टू दिस एंड दिस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास 3.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में इसके डबल हो जाएंगे, मतलब 6 हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इसका सेम नंबर होगा, n होगा। ठीक है, तो जो n अभी हैं पार्टिकल्स हमारे, इतने एटम्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में तो यही नंबर रहेगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 × n, तो 2 × n कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। दिस इज फॉर octahedral void, this is for tetrahedral void। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। लेड हैज FCC अरेंजमेंट, लेड हैज FCC अरेंजमेंट, और इसकी एज लेंथ है, दिया हुआ एज लेंथ दी है इसमें 495 पिकोमीटर। 495 पिको होता है स्टूडेंट 10⁻⁻12 मीटर। फॉर FCC जो R और H लेंथ का रिलेशन होता है, ये डेरिवेशन भी है आपके बुक में, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके लिए R और H लेंथ के जितने भी रिलेशन है, तीनों केसेस में लर्न करेंगे। ये रिलेशन है, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर इज डी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड ये रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पे दूंगी, और
जितना भी अभी जैसे हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन किया है, वैसे ही सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्क्राइब करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर का एक तरीके से हमारे साथ रिवीजन भी हो जाएगा और ईजी रहेगा आपको साथ में लर्न करना। जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, इनको साथ साथ में नोट करेंगे, इसको पेंडिंग नहीं करेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज पाइल अप होते जाते हैं चैप्टर्स और एक साथ फिर बहुत सारा हो जाता है, अचानक से एग्जाम्स आते हैं और फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।